Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Usman Habib. You are watching me on YouTube channel मोहम्मद अहमद नज़ीर। कल हम लोगों ने बात की थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर बात करते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था और उसकी डिफेक्ट्स कौन कौन से थे। और जैसे ही हम उसके डिफेक्ट्स पे जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग नील बोहर का एटॉमिक मॉडल भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और अभी स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। इसका एम क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया और इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल्स पर बेस करता है। इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है उससे अल्फा पार्टिकल्स हासिल किए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस यानी He+2 उनके ऊपर चार्ज होता है। जब अल्फा पार्टिकल्स को पोलोनियम सोर्स से हासिल करके उनको थिन मेटल गोल्ड मेटल फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया गया, यानी इन पार्टिकल को जब यहाँ पे स्ट्राइक किया गया और इनके सामने एक स्क्रीन लगा दी गई, वो स्क्रीन ZnS जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी ZnS, जो कि हमें स्पार्क प्रोड्यूस करके, एक चमक प्रोड्यूस करके बताएगी कि यहाँ पर पार्टिकल स्ट्राइक किए हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को इस फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस मेटालिक फॉइल में से सीधे चले गए। तो यहां पर पहली ऑब्जर्वेशन यही हुई कि बहुत सारे 99% पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स 99% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए ZnS के ऊपर और उन 99% में से जो 1% पार्टिकल्स थे उनमें से कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल्स साइडों में चले गए डिफ्लेक्ट होने के बाद, और बहुत कम पार्टिकल्स यानी 20,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस आया। वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस आ गया। तो इन तीन बातों से, इन तीन ऑब्जर्वेशन से, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99% अल्फा पार्टिकल यहां से निकले और जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक किए और कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ पार्टिकल जो हैं वो यानी 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया। सबसे कम जो तादाद थी वापस आने वाले की थी। अब इन तीनों, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है और ये ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन ड्रा किए। पहला कंक्लूजन क्या था इनका? पहला कंक्लूजन ये था कि जो पार्टिकल्स निकल गए सीधा बगैर अपना रास्ता चेंज किए हुए, वो 99% है। इट्स मीन कि जो एटम होता है उसके अंदर 99% जो जगह होती हैं वो खाली होती हैं, वैकेंट होती हैं, एम्प्टी होती हैं। अब ये जो फॉइल लगाई गई ये इंतहाई थिन शीट थी, थिन गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड की बनी हुई थिन शीट है। अब इतनी पतली शीट है कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल नहीं रखी गई बल्कि एक एटम रखा गया है और उस एटम पर अल्फा पार्टिकल
फाल किए गए हैं। अब इनमें से जो 99% पार्टिकल चले गए, तो पहला कंक्लूजन ये ड्रा किया गया कि अल्फा पार्टिकल जो एटम के अंदर बहुत सारी जगह जो होती है वो वैकेंट होती है या एम्प्टी होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी। अब इनका दूसरा कंक्लूजन क्या था? दूसरे कंक्लूजन में इन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। कैसे डिफ्लेक्ट हो गए? अब पहले जो पोस्टुलेटेड कंक्लूजन था इनका कि जैसे अब ये एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो डेफिनेटली जो अल्फा पार्टिकल यहां से आए होंगे वो सीधे गुजर गए होंगे, यहां से आए होंगे वो सीधे गुजर गए होंगे। तो इस वजह से 99% जो पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, और जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे उन पार्टिकल्स से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि एटम के न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है। तो यहां से पता चला कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या मैस होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह होता है। तो इसका मतलब कैसे समझेंगे आप लोग? ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है। अब अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है और वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, तो डेफिनेटली उसने अपना रास्ता क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्यों? अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को जब रिपेल करेगा तो वो अपना पाथ चेंज करेगा। तो इससे ये कंक्लूजन ड्रा किया गया कि एटम का एक सेंटर है और उस सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब तीसरा जो कंक्लूजन ड्रा किया गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, 20,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जो था वो न्यूक्लियस के साथ जाकर स्ट्राइक कर रहा था, वापस आ रहा था। तो उससे ये नतीजा अखज किया गया, उससे ये कंक्लूजन अखज किया गया कि अल्फा पार्टिकल्स कम बैक after striking. It's mean that in the nucleus or the nucleus of an atom is small as compared to the total size of the atom. कि जो एटम का जो टोटल साइज है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का जो साइज है इंतहाई कम है। कि साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small as compared to size of atom। कि एटम का जो साइज है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम है। अगर आपके पास एक फुटबॉल ग्राउंड हो तो आप उसके फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में जाके फुटबॉल रखते हैं, और बाहर से आप टेनिस बॉल से उस ग्राउंड के बाहर से अगर टेनिस बॉल से आप उस फुटबॉल को हिट करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां पर जो टेनिस बॉल है वो फुटबॉल के दूर से गुजरे, निकल जाए। मतलब 99% चांसेस हैं कि जो फुटबॉल पड़ा हुआ है, आपकी जो टेनिस बॉल है वो फुटबॉल को स्ट्राइक ना करे। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का जो साइज है पूरे ग्राउंड के मुकाबले में बहुत कम है, और चांसेस इस तरह भी हैं कि यहां से अगर कुछ पार्टिकल जो हैं वो फुटबॉल के पास से गुजर जाएं और अपना रास्ता तब्दील कर लें, और जो टेनिस बॉल फुटबॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वो तो बहुत ही कम होंगे। ऐसे टेनिस बॉल या ऐसे टारगेट आपके बहुत ही कम होंगे जो फुटबॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और फुटबॉल से टकराने के बाद वापस आएंगे। यही जो सिचुएशन है वो यहाँ पर है कि बहुत कम चांसेस हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके साथ जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आएगा तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होते होते ये स्टॉप करेगा,
फिर उसके बाद ये वापस आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वापस आएगा तो हम कहेंगे कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा, यानी तमाम पूरे एटम का जो मैस है वो इस न्यूक्लियस के अंदर है और इसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है। तो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स और इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था, इसके डिफेक्ट्स क्या थे, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। बाद दफा आपका एमसीक्यूज होता है कि which one of the following is the postulate of रदर एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देगा आपको, ऑप्शन बी देगा, ऑप्शन सी देगा, ऑप्शन डी में आप ऑल ऑफ दीज लगा लेंगे। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है इसकी। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल में, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो नील बोहर ही इसकी डिफिशिएंसीज को क्लियर करेगा। और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन नहीं करता। अब जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एटम है, अगर इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करेगा, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जब भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो रिवॉल्व करने के दौरान मैक्सवेल के मुताबिक जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। जब कोई भी चीज क्रिएट होती है तो एनर्जी लगती है उसके ऊपर, तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी कम करते करते कहां पर आएगा, न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। जब न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा, जब न्यूक्लियस के करीब आएगा और एक वक्त आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, अपनी एनर्जी कम होते होते टकरा जाएगा उसके साथ और एटम सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दी रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एटम्स की कॉम्बिनेशन कैसे होती है, मीन कि एटम्स में बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन, तो बाद में आपका एमसीक्यूज होता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ऑप्शन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ऑप्शन बी इट कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन एटम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर करने के लिए नील बोहर एटॉमिक मॉडल है और रदरफोर्ड जो थे वो टीचर थे और नील बोहर उनके स्टूडेंट थे। तो अब उल्टा बोल दिया है मैंने कि नील बोहर जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपका रदरफोर्ड के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पर रजिस्टर हों और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।